हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पे हमने सीरीज स्टार्ट की है नीट के, स्पेसिफिकली नीट को टारगेट करते हुए ये पूरी हमारी सीरीज बन रही है। पिछले वीडियो में मैंने जनरली स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था और ये आज क्या है, लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सीरीज कहीं मिस ना हो जाए आपसे। और ये सीरीज बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको डायरेक्टली असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी नीट के एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली आगे मूव करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूं, क्योंकि जैसे आपको रिकैप दे दूंगा तो उसको कनेक्ट करने में आसानी होगी आपको। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो हमने बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो क्या था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जहां पे सबसे पहले हमने लाइफ स्पैन डील किया था, जिसमें हमने बर्थ से नेचुरल डेथ तक के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने फिर रिप्रोडक्शन को ही इंट्रोड्यूस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एसेक्सुअल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद वाटर हायासिंथ के बारे में एक्सप्लेन किया था। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे लास्ट क्लास में डील कर लिया था। आज की क्लास में जो हमें डील करना है वो डील करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ पहले यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको बाहर की बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाने की सोचता हूँ उसी समय पूरी दुनिया को काम करना होता है। तो देख रहे हो इतने चैलेंजेस के बाद वीडियो बनानी पड़ती है। तो होप आप इसको सपोर्ट ज़रूर करें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनरली हमने कल पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। क्या होंगे, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से एक पेरेंट को हम बोलेंगे मेल पेरेंट, ठीक है। जिसमें से एक क्या होगा, एक होगा मेल पेरेंट, और दूसरा जो होगा वो बच्चों कैसा होगा, आपका फीमेल पेरेंट होगा। तो दूसरा क्या है हमारा, फीमेल पेरेंट, ठीक है। अब 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा और साथ के साथ गैमीट का फ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन कर रहा हूं, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। तो इनका फ्यूजन और फॉर्मेशन दोनों ही होता है। तो जब यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन होगा तो गैमीट के फ्यूजन से क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है उस ऑफस्प्रिंग के अंदर मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों के ही कैरेक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो 100% आइडेंटिकल नहीं होता अपने पेरेंट के, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, तो इसको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। उसके अंदर क्या हो रहा था, क्लोन्स बन रहे थे, वो 100% आइडेंटिकल थे, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल क्यों नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। क्या आएगा, जेनेटिक वेरिएशन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वेरिएशन क्या होता है कि उसके जीन्स के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाना, उसको बोलते हैं वेरिएशन। क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए कि जो ऑफस्प्रिंग है वो 100% ना तो मेल पेरेंट्स को शो करेगा ना ही फीमेल पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो करेगा। दोनों का अमेलगमेशन होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है यहाँ पे। तो जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है और इसी वेरिएशन की वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस फॉर्म होता है। ये जो वेरिएशन है ये क्या लेके आता है, सस्टेनेबिलिटी लेके आता है ऑफस्प्रिंग के अंदर।
तो ये सस्टेनेबिलिटी ये क्या लेके आता है, सस्टेनेबिलिटी लेके आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑफस्प्रिंग के अंदर सस्टेनेबिलिटी लेके आता है, उसकी वायबिलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ रखा है कि व्हाट चेंजमेंट इज द रूल ऑफ नेचर, या चेंजेस आर द रूल्स ऑफ नेचर। तो हमें क्या है, ऑफस्प्रिंग को क्या है, उस चेंज के साथ भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज तभी आ सकता है जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वेरिएशन आ सकता है। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक इलैबोरेट, ठीक है, साथ के साथ कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी काफी इलैबोरेट फॉर्म है, यानी काफी लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, और साथ के साथ ये एक स्लो प्रोसेस है। यानी जैसे अगर ह्यूमंस की ही बात करें तो एक बेबी डेवलप होने में लगभग 9 मंथ 10 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बीच में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, यानी गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और गैमीट का फ्यूजन भी होगा, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो 100% आइडेंटिकल नहीं होते, उनके अंदर क्या आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है। ये जेनेटिक वेरिएशन उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी लेके आता है, और ये इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है। तो ये तो सिंपल सा एक डेफिनेशन हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब क्या आपको सीखना है, अब आपको सीखना है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको यूजुअली 3 फेजेस से होके जाना पड़ता है। तो अगर हम बात करें फेजेस की, फेजेस इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम फेजेस की बात करते हैं तो कौन कौन से फेजेस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला देखने को मिलता है जुवेनाइल फेज। पहला क्या होता है आपका, जुवेनाइल फेज होता है। जुवेनाइल फेज से आपका आता है कौन सा, रिप्रोडक्टिव फेज, ये आएगा आपका रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज की बात आता है आपका सेनेसेंट फेज, फिर आता है आपका सेनेसेंट फेज, ठीक है। तो ये जो सेनेसेंट फेज, अब क्या होता है, जुवेनाइल फेज क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होगा, सेनेसेंट फेज क्या होगा, इसको हम डिटेल करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे तरह तरह के स्पीसीज मिलते हैं। यूजुअली 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो अब इतनी ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी होने के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे एक दूसरे के मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सबके अंदर एक कॉमन चीज हमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो सारे ऑर्गेनिज्म इन 3 फेजेस में ही अपने रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो जनरली ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। जुवेनाइल फेज क्या होता है, जुवेनाइल फेज एक ऐसा फेज है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ के बाद ग्रो करना स्टार्ट करता है, और तब तक ग्रो करता है जब तक कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल ना हो जाए, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ना हो जाए। तो ये फेज कैसा है, इस फेज को बोलते हैं फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ ग्रोथ। तो इस फेज के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रोथ करवाता है, अपने आप को, जैसे सपोज करो कि जनरली अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर 0 to 12 ईयर्स तक का जो फेज है वो जुवेनाइल होता है, क्योंकि 12 ईयर के बाद प्यूबर्टी अटेन हो जाता है। फीमेल्स में वही 0 to 10 ईयर्स का जो फेज है वो क्या है, जुवेनाइल फेज है। जैसे ही आप प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं दैट इज योर रिप्रोडक्टिव फेज, कि अब यहाँ पे आपकी गैमीट का फॉर्मेशन होना बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, बॉडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो फेज जहां पे आप रिप्रोडक्शन बंद कर देते हैं, यानी अभी इसको अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फेज को तो हम इसको प्यूबर्टी से कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ही आपके अंदर रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आप इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हो, रिप्रोडक्शन नहीं करते हो, उस कंडीशन को बोलते हैं सेनेसेंट फेज। तो ये क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिवली
इनएक्टिव आप हो जाएंगे कि यहाँ पे आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और यहीं पे आप मरने का इंतजार करते हो कि भगवान आओ और उठा के ले जाओ इस पापी दुनिया से मुझे, ठीक है। तो ये फेज क्या है, आपका सेनेसेंट फेज है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कब कौन से फेज से ट्रांजिशन शो कर रहे हैं दूसरे फेज में। तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक फेज से दूसरे फेज में बिकॉज ऑफ जाता है हॉर्मोन्स की वजह से। तो हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपको एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन शो करवाते हैं। अब हॉर्मोन्स कैसे करवाते हैं, जैसे सपोज करो जब आपने प्यूबर्टी अटेन नहीं की थी तब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन, मेल्स के अंदर बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होना स्टार्ट होता है। तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर आने स्टार्ट होते हैं। तो आप देखते होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो जितने भी फेजेस हैं जैसे जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, तो ये जो भी फेज का ट्रांजिशन हो रहा है वो ट्रांजिशन किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ऑर्गेनिज्म इस फेज में आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज में, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जुवेनाइल फेज में ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये तीनों फेजेस कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद वही नेचुरल डेथ आपका आ जाता है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो तीनों फेजेस हैं, ये तीनों फेजेस एनिमल्स के अंदर तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर ये जो जुवेनाइल फेज है, जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं। अब इस फेज में क्या होगा, अगर प्लांट्स की बात करें, मैंने भी बताया कि ये सारे के सारे जो फेजेस हैं हार्मोनल कंट्रोल्ड होते हैं, हार्मोन्स की वजह से ट्रांजिशन होता है। तो जनरली जो प्लांट्स की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में क्या होता है कि ये तीनों फेजेस के बीच में डिस्टिंक्शन करना या इनके तीनों के बीच में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनरली जो दो हमारे पास तीन तरीके के प्लांट्स होते हैं, अगर मैं नाम लिखूं वहां पे, तो एक होते हैं एनुअल, एक होंगे एनुअल प्लांट्स, ठीक है। एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल एक साल के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं एनुअल प्लांट। एक होते हैं आपके बाइनियल प्लांट, ठीक है, एक प्लांट होंगे बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं। मींस कि फर्स्ट ईयर क्या करेंगे, इनके अंदर रूट ये डेवलपमेंट होगा, सेकंड ईयर में फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, ये सारी चीजें क्या होगा दूसरे साल में आएंगे और उसके बाद वो फिर निकल लेंगे। तो ये क्या होंगे, आपके बाइनियल प्लांट होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पेरिनियल प्लांट, ठीक है। फिर आते हैं आपके पेरिनियल प्लांट, ठीक है। पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं, पेरिनियल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल मल्टीपल ईयर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। किस साल, मतलब मान लो कि कुछ समय लगेंगे इसको पूरी तरीके से ग्रोथ होने में, उसके बाद ये हर साल फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैंगो वैंगो हो गया, ये सब क्या है, पेरिनियल प्लांट के एग्जाम्पल है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास प्लांट होते हैं। तो एनुअल और बाइनियल, ये जो एनुअल और बाइनियल प्लांट है, इनके अंदर तो तीनों फेजेस को हम आसानी से मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन पेरिनियल प्लांट्स के अंदर तीनों फेजेस को हम नहीं बता सकते, कैन नॉट डिफ्रेंशिएट या कैन नॉट एक्सप्लेन 3 फेजेस। इन 3 फेजेस को इसके अंदर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट एनुअल और बाइनियल में ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी तक हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर फेजेस इन ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट के अंदर बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर शो होता है। वो स्ट्रेंज बिहेवियर क्या होता है कि प्लांट क्या करते हैं, उनमें लंबा टाइम लग जाता है। जैसे कि अगर हम बैम्बू प्लांट की बात करें, जैसे हमारे पास एक मान लेते हैं बैम्बू प्लांट है, बैम्बू प्लांट की बात करें तो बैम्बू प्लांट क्या है, वो 50 से 100 साल में, ठीक है, 50 to 100 ईयर में सिर्फ एक बार ही फ्लावर करता है, यानी फ्लावरिंग वंस, एक ही बार इसके अंदर क्या होगा, फ्लावरिंग वंस इन
50 to 100 ईयर, 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं ये, और एक ही बार बहुत सारा अबंडेंस अमाउंट में, इनॉर्मस अमाउंट में फ्लावर रिलीज करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से 50 से 100 साल में आता है। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा तो फिर इनको ग्रोथ कैसे करवाते हैं? तो प्लांट्स के अंदर, बैम्बू के अंदर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से रिप्रोडक्शन करवाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर हम देख नहीं सकते क्योंकि उतनी लाइफ स्पैन तो अब हमारी भी नहीं रही, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरा प्लांट है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला खुरंजी भी बोलते हैं, नीला खुरंजी। यार ये नाम ऐसे बायो में क्यों रखे हैं? बच्चों को यही दिक्कत आ रही होगी क्योंकि नाम लेने से आपके जुबान में जैसे ट्विस्ट हो जाती होगी, ऐसा ऐसे नाम है। तो स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना क्या है? ये 12 साल में एक बार फ्लावर करता है और जनरली सितंबर के मंथ में करता है, सितंबर अक्टूबर के मंथ में। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? केरला की साइड में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे रीजन में देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, ब्लू कलर फ्लावर आएंगे और ये पूरे वैली को ब्लू कर देते हैं, ब्लू वैली के नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्लू कलर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन 12 साल में एक ही बार करते हैं। लास्ट टाइम ये 2018 में फ्लावर हुआ था। अब इसके बाद यहाँ से अब 12 साल के बाद होंगे, तो यानी 30 के समथिंग 2030 में ये दोबारा से एक बार फिर से फ्लावर होगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। जनरली क्या होगा, ये जो रिप्रोडक्टिव फेज का एंड, जैसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होना स्टार्ट होगा, वही क्या है, सेनेसेंट फेज की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? events in sexual reproduction, events in sexual reproduction। तो ये बच्चों इवेंट्स का मतलब क्या है? क्यों शादी पार्टी कर रहे हैं कि इवेंट्स हमें मनाना पड़ेगा? तो नहीं, हम यहाँ पे शादी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। इवेंट्स का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या होगा, ठीक है। तो जनरली 3 इवेंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। एक है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक है हमारा फर्टिलाइजेशन, एक है फर्टिलाइजेशन, एंड तीसरा जो है वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो पूरा का पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका, वो इन 3 इवेंट्स या 3 फेजेस में कंप्लीट होती हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है? यानी ये सारा का सारा जो फेज है, ये जो इवेंट है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से पहले के जो इवेंट है, उन इवेंट को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो क्या होगा? इवेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? इवेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले का ये इवेंट है आपका, ठीक है। यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अब इनको हम किन किन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं? तो फर्टिलाइजेशन से पहले 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेगी कि सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन करना होगा और फिर गैमीट का ट्रांसफ़र करना होगा, एक जगह लेके आना पड़ेगा सो दैट कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को फिर फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है गैमीटोजेनेसिस, एक है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। ये प्री फर्टिलाइजेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है गैमीटोजेनेसिस और दूसरा क्या है? गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफर,
ठीक है। अब गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस का सिंपली मतलब होता है गैमीट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। यानी गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीजें हमें सीखनी है। तो जनरली क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन मेल के अंदर गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल के अंदर जो गैमीट होता है वो स्पर्म, जनरली स्पर्म होता है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस को डिटेल करेंगे, फिर गैमीट ट्रांसफर को डिटेल करेंगे, ठीक है। अभी ये सारा का सारा हमारा चल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं गैमीटोजेनेसिस की, यानी गैमीट का हमें क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, तो उसको अगर मुझे डिफाइन करना हो कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है, गैमीट्स बनाने वाले सेल को कॉमनली हम बोलते हैं मियोसाइट्स, ठीक है। यानी गैमीट मदर सेल्स, जिन सेल से गैमीट का फॉर्मेशन होता है उनको बोलते हैं गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल्स को कॉमनली हम बोलते हैं मियोसाइट्स, ठीक है। ऐसे सेल जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे उनको बोलते हैं गैमीट मदर सेल्स। अब ये जो गैमीट मदर सेल्स हैं इसके अंदर मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म। अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लॉइड है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एल्गी, ठीक है, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हो गया, तो ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है। तो इसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है, माइटोसिस फॉर गैमीट फॉर्मेशन। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है, मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर वही ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसा है आपका, डिप्लॉइड है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसा है आपका, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड जैसे कि टेरिडोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन फॉर गैमीट फॉर्मेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये पूछेंगे कि भैया ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, इनके लिए माइटोसिस हमारे लिए मियोसिस क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है और गैमीट्स जनरली आपके क्या होते हैं, हैप्लॉइड हैं। गैमीट्स आपके हैप्लॉइड्स होते हैं, तो ये इनकी प्लांट बॉडी या जिसकी मेन बॉडी हो तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड का आधा थोड़ी हमें चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, तो क्रोमोसोम नंबर के साथ वो कुछ भी नहीं करेगा, तो इससे हमें डायरेक्टली मतलब क्या मिल जाएगा, गैमेट मिल जाएगा। लेकिन अगर मेन प्लांट बॉडी आपकी डिप्लॉइड है यानी 2n है, लेकिन गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो हमें कैसा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन करवाना होगा, यानी हमें मियोसिस करवाना होगा। तो हमने देखा कि गैमीटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है, गैमीट बनाने के लिए जिन सेल्स का यूज होते हैं उनको गैमीट मदर सेल्स या मियोसाइट बोलते हैं। अब ये जो सेल हैं वो उनका मियोसाइट के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो उसके अंदर स्पर्म बनाने वाले सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बोलेंगे, क्योंकि ये क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाते हैं। वही अगर फीमेल में बात करते हैं तो इन मियोसाइट्स को क्या बोल सकते हैं, ऊगोनिया सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम ऊगोनिया सेल्स बोल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। अगर डाउट आ रहा है, यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, डायरेक्टली आप टाइमलाइन लिख दीजिए कि ये टर्म समझ में नहीं आया, मैं देख लूँगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हमने सिर्फ एक छोटा सा टर्म समझा, गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट बनाने का प्रोसेस। गैमीट किससे बनेगा, एक स्पेसिफिक सेल से बनेगा, उस स्पेसिफिक सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स बोलते हैं। मियोसाइट दो टाइप के हो सकते हैं, अगर मेल्स की बात करें स्पर्मेटोगोनिया, ऊगोनिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा,
तो क्या होगा, डायरेक्टली माइटोसिस होगा, डिप्लॉयड होगा तो मियोसिस होगा। तो ये प्रोसेस हो गया गैमीट ट्रांसफर का। इसके गैमीट फॉर्मेशन का ये प्रोसेस हुआ, ये गैमीटोजेनेसिस हुआ। अब क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस के अंदर ही जनरली क्या होगा, गैमीट का डेवलपमेंट होता है, गैमीट को फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है। तो जनरली क्या होता है, फीमेल्स के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना है, अगर प्राइमेट्स हैं, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म आपके प्राइमेट्स हैं, और ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होगा, दूसरा एक नॉन प्राइमेट होगा, ठीक है, एक होगा प्राइमेट्स और एक होगा नॉन प्राइमेट्स। तो जनरली क्या होते हैं, जितने भी प्राइमेट्स हैं, ठीक है, इन प्राइमेट्स के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर एक पीरियोडिक साइकिल चलती है जिसके अंदर उनका गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इस पीरियोडिक साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जितने भी प्राइमेट्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। वही अगर हम बात करते हैं नॉन प्राइमेट्स के अंदर, तो उनके अंदर एस्ट्रस साइकिल चलता है। ये आपको ध्यान रखना है, प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि प्राइमेट में हम आते हैं, ह्यूमंस हो गया, ठीक है, एप हो गया, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, काऊ आ जाएंगे, बफलोज आ जाएंगे। तो इनके अंदर क्या है, एस्ट्रस साइकिल चलता है। तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, पीरियोडिक साइकिल चलता है, पीरियोडिक साइकिल। इस पीरियोडिक साइकिल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट दैट इज एग, उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली बात है मेल बॉडी और फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। फॉर गैमीट फॉर्मेशन, मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं, फॉर गैमीट फॉर्मेशन, जैसे हम भी मैंने बताया, गैमीट फॉर्मेशन के लिए स्पेशल सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको मियोसाइट्स बोलते हैं। अब ये मियोसाइट्स क्या है कि अब दो डिफरेंट बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होगी, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के लिए, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो मेल बॉडी चाहिए, मेल बॉडी फॉर मेल गैमीट, ठीक है। मेल बॉडी किसके लिए चाहिए, फॉर मेल गैमीट, क्योंकि जब तक मेल बॉडी नहीं होगा मेल गैमेट कैसे बनेगा। और एक हमें चाहिए फीमेल बॉडी, ठीक है, एक फीमेल बॉडी चाहिए किसके लिए, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, फॉर फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का मतलब क्या है यहाँ पे, वही अगर ह्यूमन के टर्म्स में समझे तो स्पर्म हो जाएगा, और फीमेल में बात करें तो एग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गैमेट फॉर्मेशन के लिए बेसिकली दो बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब एक टर्म आपको समझना है कि अगर मेल और फीमेल, अगर मेल और फीमेल बॉडी या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम बोलते हैं होमोथैलिक। इसको क्या बोलेंगे, होमोथैलिक, या इसको बोल सकते हैं मोनोशियस, इसको बोल सकते हैं मोनोशियस, या इसी को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उस कंडीशन को बोलेंगे होमोथैलिक, मोनोशियस या बाइसेक्सुअल। प्लांट के टर्म्स में अगर इसका एग्जाम्पल ले तो हो सकता है कुकुरबिटा हो सकता है, ठीक है, या कसकटा हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मोनोशियस का, ठीक है। उसके बाद अगर मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग हैं, ठीक है, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है, वो अलग अलग गैमेट बनाएंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोथैलिक। इसको बोलेंगे हेटेरोथैलिक। थैलस वर्ड का मतलब होता है बॉडी, यानी हेटेरो का मतलब डिफरेंट बॉडी, हेटेरोथैलिक, या इसको बोल सकते हैं डायोशियस। डायोशियस का मतलब टू बॉडी, डायोशियस, या इसको हम बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। जैसे कि डेट पाम हो गया, डेट पाम, पपाया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो गैमीट बनाने के लिए हमें दो बॉडी चाहिए। अगर बॉडी एक ही अंदर प्रेजेंट है, एक ही बॉडी के अंदर दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, मेल फीमेल, होमोथैलिक बोलेंगे। अगर अलग अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोथैलिक बोलेंगे। अब एक चीज ये ध्यान रखना है, अब ये जो गैमीट बनते हैं,
ठीक है। अगर मेल और फीमेल दोनों गैमीट एक जैसे ही देखने में लग जाते हैं, ठीक है, इफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर आइडेंटिकल, अगर मेल और फीमेल गैमीट आइडेंटिकल है तो उस तरीके के गैमीट को हम क्या बोलते हैं, होमोगैमीट बोलेंगे। इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, या एक दूसरा नाम है आइसोगैमीट, ठीक है, होमोगैमीट या आइसोगैमीट। यानी यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों गैमीट कैसे हैं, एक जैसे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम आइसोगैमीट का एग्जाम्पल ले तो क्लैडोफोरा हम ले सकते हैं। क्लैडोफोरा के अंदर हमें क्या है, एक ही तरह के मेल और फीमेल गैमीट देखने को मिलता है। यानी हम गैमीट देख के ये नहीं बता सकते ये मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है। क्लैडोफोरा एक एल्गी होता है, ठीक। क्लैडोफोरा क्या है, एक टाइप का एल्गी है। अगर मेल और फीमेल गैमीट देखने में आइडेंटिकल नहीं है, वो अलग अलग हैं, अगर आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉट आइडेंटिकल, गैमीट्स आर नॉट आइडेंटिकल। अगर गैमीट आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हेट्रोगैमीट। उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमीट। अब ये हेट्रोगैमीट का एग्जाम्पल हम अच्छे से ले सकते हैं ह्यूमन का भी गैमीट कैसा होता है, हेट्रोगैमीट, मेल का स्पर्म और उसमें एग अलग अलग होता है। फ्यूकस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो था आइसोगैमीट और हेट्रोगैमीट के बारे में। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नीट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे सपोज करो अभी मैंने बताया कि जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि जब ये मान लेते हैं मेल गैमीट है और ये हमारा फीमेल गैमीट है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल आपका किस में है, कारा के अंदर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल किसके अंदर है, कारा है। कारा कैसा होता है, मोनोशियस होता है, जहाँ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल एक ही प्लांट एक ही मतलब कि प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं ग्लोब्यूल। ये टर्म याद रखना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलेंगे ग्लोब्यूल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं निक्यूल। ये यहाँ पे मुझे लोग वीडियो नहीं बनाने देते, कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, तो अगर कोई नॉइस आ रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए आप इसको इग्नोर करें प्लीज़। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि मोनोशियस प्लांट है कारा के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव रोल होता है उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल को निक्यूल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके अलावा ये किसका एग्जाम्पल था, मोनोशियस का था, जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल एक ही अंदर प्रेजेंट होंगे। एक एग्जाम्पल मैं डायोशियस का भी लिख लेता हूँ। डायोशियस का मतलब यहाँ पे दो बॉडीज अलग अलग होंगी, जैसे कि मार्केंशिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मार्केंशिया के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है, या एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल होता है उसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों एग्जाम्पल अभी तक जो हमने इसमें यहाँ पे डिस्कस किया वो था गैमीट का फॉर्मेशन यानी गैमीटोजेनेसिस। अब जो हमें डिटेल करना है वो डिटेल करना है गैमीट ट्रांसफ़र के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, गैमीट ट्रांसफ़र। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, मैं ऑलवेज़ रेडी हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं गैमीट ट्रांसफ़र करना, तो अब गैमीट ट्रांसफ़र भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब तक गैमीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, दो गैमीट्स एक साथ आपस में एक जगह नहीं आएंगे, तब तक कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सारा का सारा भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही चल रहा है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीटोजेनेसिस पढ़ा था, दूसरा क्या है, गैमीट ट्रांसफर। तो गैमीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो गैमीट ट्रांसफर की बात करें तो गैमीट ट्रांसफर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब तक गैमीट ट्रांसफर नहीं होगा, एक जगह नहीं आएंगे, तब तक उनका फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेंगे, ठीक है। अधिकतर केस में क्या होता है, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस
इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें तो अधिकतर केसेस में जो मेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स आर मोटाइल, क्योंकि मेहनत हमेशा मेल को ही करनी पड़ती है। मेल गैमीट्स आर मोटाइल बट द फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल, ठीक है, ये स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। मेल गैमीट मोटाइल होंगे बट ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल इन केस ऑफ फीमेल गैमीट। तो ये ध्यान रखना है आपको, फीमेल गैमीट यूजुअली नॉन मोटाइल होती है, स्टेशनरी होती है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स में, यहाँ पे एग्जाम्पल लें, जैसे कि रेड एल्गी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखना है। रेड एल्गी की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है, रेड एल्गी या एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ना तो मेल गैमेट मोटाइल होता है ना ही फीमेल गैमेट मोटाइल होता है, दोनों ही स्टेशनरी होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर स्टेशनरी, दोनों क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, रुके हुए होते हैं, इनका मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, कुछ दूसरे एल्गीज की बात करें, ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स की बात करें, तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर इज रिक्वायर्ड, इनके गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमीट, फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमीट, गैमीट के ट्रांसफर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे ही अगर हम बात करें ह्यूमन मेल्स की, तो ह्यूमन मेल में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर। अगर हम बात करें ह्यूमन मेल, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको काट के हम इसको मेल करते हैं पहले, तो वेज इरेजर। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन मेल की, तो ह्यूमन मेल में आप जानते हैं, ह्यूमन मेल के अंदर, मेल गैमीट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा जनरली जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सो इन हायर प्लांट्स, ठीक है, क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा गैमीट के ट्रांसफर के लिए। पॉलिनेशन के डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं, कौन कौन सा हो सकता है, विंड हो सकता है, ठीक है, विंड पॉलिनेशन हो गया, इंसेक्ट से हो सकता है, ठीक है, बैट से हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं जिनके थ्रू यहाँ पर क्या है, गैमीट का या पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस था, ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट की, ठीक है, आप या सिंपली बात करते हैं, हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। अब बात क्या कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, गैमीट के फ्यूजन्स को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या फर्टिलाइजेशन को हम एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसको बोल सकते हैं सिनगैमी, इसको हम सिनगैमी भी बोल सकते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। अब क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गैमेट्स का एक टाइम पे एक जगह होना ज़रूरी है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म या कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे सपोज करें, दो तरीके फर्टिलाइजेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, यानी यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट का फ्यूजन होगा, वो बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होगा, यानी फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी,
फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर अगर फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको जनरली देखने को मिल जाता है फिशेस के अंदर। ठीक है, फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग हो गया आपका, एम्फीबियंस हो गया। ठीक है, इनके अंदर आपको क्या है, फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा। उसके बाद एक दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जनरली आपको किस किस में देखने को मिल सकता है, जैसे हायर ऑर्गेनिज्म जितने हैं, एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। ठीक है, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ह्यूमंस हो गया, इनके अंदर क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ह्यूमंस हो गया। ठीक है, ह्यूमंस हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, इन सब में क्या है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जनरली कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीजन, किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करता है उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। उसको क्या बोलेंगे, सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, यानी एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करेंगे, जैसे कि डॉग्स हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस क्या है, किसी भी मंथ में रिप्रोडक्शन कर सकता है, जब चाहे तब कर सकता है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रीडर या स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर या सीजनल ओव्यूलेटर या स्पॉन्टेनियस, इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस ब्रीडर्स या ओव्यूलेटर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या था, फर्टिलाइजेशन था। तो जनरली क्या होता है, गैमीट में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यूजुअली फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, लेकिन दो टर्म्स है जिनमें आपको ध्यान रखना है। कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के भी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज फॉर्म्ड। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज फॉर्म्ड तो उस कंडीशन को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। इसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। और विदाउट फर्टिलाइजेशन एनिमल का फॉर्मेशन हो रहा है, एनिमल इज फॉर्म्ड, इस कंडीशन को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो जनरली क्या होता है, जो मेल, जनरली बात करें हनी बी के अंदर जो मेल होता है, मेल हनी बी, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है। वैसे ही पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आपने लेट्यूस पढ़ा होगा, क्यूकम्बर पढ़ा होगा, टोमेटोज पढ़ा होगा, ग्रेप्स पढ़ा होगा, ये सारे क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड टर्म्स हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, लास्ट हमें बात करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रही है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट क्या होता है, मेल और फीमेल के फ्यूजन से होगा। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो जाइगोट में तो कुछ नहीं करना, सिंपल जाइगोट क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है, डिप्लॉयड होता है और इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। अब ये जाइगोट है, इसके अंदर मल्टीपल टाइम क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, जैसे एक सिंगल सेल था, 2 सेल होगा, माइटोसिस डिवीजन यूजुअली होता है, यहाँ पे माइटोसिस होगा 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से सेल का डिवीजन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो में क्या होगा, 2 प्रोसेस चलते हैं जो कि पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। पहला होता है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है। ये क्या करेगा, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ
सेल्स, ये सेल्स के नंबर को इंक्रीज करवाएगा। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है सेल डिफरेंशिएशन। एक आता है आपका सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है कि जो भी सेल यहाँ पे बन गया उसको डिफरेंशिएट करके किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेल कन्वर्ट्स, तो इसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स इनटू स्पेसिफिक ऑर्गन या पार्ट। ठीक है, तो इसको सेल डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में यूजुअली दो प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन या सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट, जो लास्ट टॉपिक है कि क्या होता है प्लांट्स के अंदर। अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा कि स्टिग्मा स्टाइल होते हैं। तो स्टिग्मा और जो स्टाइल है, ठीक है, ये तो हो जाते हैं डीजेनरेट। फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजेनरेट हो जाता है। ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ठीक है, जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके सीड्स के अंदर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं हमेशा रेडी हूँ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और इसी तरीके से सीरीज़ चलती रहेगी। ये सीरीज़ कहीं आप मिस ना कर दें, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।